नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज मोदी सरकार का नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए और उसके बाद दूसरी बार जो सरकार बनी उसका आखिरी बजट अंतरिम बजट के रूप में पेश किया गया और इसे बहुत दूरदर्शी सोच सरकार की तरफ से बताया गया। प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक और रेल मंत्री तक सब लोगों ने एक-एक करके इस बजट की जिस तरह से इसका विजन सामने रखा, सदन के भीतर और सदन के बाहर, सरकार ने जिस तरह इसकी चौतरफा तारीफ की, ना सिर्फ केंद्र में बल्कि राज्यों में भी बीजेपी की जहां-जहां सरकारें हैं, इस बजट की प्रशंसा में पुल बांधे जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने इसे चुनावी बजट बताया है। इसे चुनावी बजट कहा जाए या इसे दूरदर्शी बजट कहा जाए। जब जानकार आर्थिक मामलों के बजट के जानकार जब इसे देखते हैं, तो इस बजट में कुछ भी पाते नहीं है। क्या सच में ये बजट ऐसा है जिसमें बहुत कुछ ढूंढने के लिए गोते लगाने पड़ रहे हैं? या वाकई में ये एक बहुत दूरदर्शी सोच वाला बजट है? या ये चुनावी बजट है? अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से विकास सोमानी जी हैं प्रवक्ता, कांग्रेस से भीमराज जाखड़ जी, आम आदमी पार्टी से राधेश्याम उपाध्याय, राजनारायण शर्मा जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, आर्थिक मामलों की समझ रखते हैं, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही सुधीर शर्मा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत-बहुत विकास जी शुरुआत आपसे करते हैं। हाँ बताइए। टीम प्लीज थोड़ा इश्यू को रिजॉल्व करो, ऑडियो बार-बार वापस। हाँ जी, विकास सोमानी जी, इस बजट से विकास सोमानी जी, इस बजट से आम जनता को क्या मिला है? म्यूटेड हो रहा है। कौन है वो? होस्ट ने अनम्यूटेड कर रखा है, होस्ट की तरफ से म्यूट आ रहा है। अब आवाज आ रही है मीना जी? हाँ जी। हाँ बताइए, क्या कुछ पूछ रहे थे आप? भैया आज जो अग्रिम बजट आया है, ये देश को नई ऊंचाइयां, नई विकास जो हो रहा है लगातार आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश विकास की गंगा की ओर बह रहा है, तो आप इस बजट से, ये अंतरिम बजट, हालांकि इसका पूरा विवरण पूरा बजट में प्राप्त हो पाएगा, पर अंतरिम बजट से जो महिलाओं के लिए, जो युवाओं के लिए, जो किसानों के लिए जो बात कही गई है, वो आपको जब विस्तृत बजट आएगा जब देखने को मिलेगी। और जो प्राप्तियां और जो जिस तरह से आप देखें कि 2014 में जहां रिटर्न की संख्या 3 करोड़ 34 लाख के लगभग थी, वहां 2022 तक जो रिटर्न भरने वाली थी वो 6 करोड़ 34 लाख के लगभग बता रहा हूं मैं आपको, वो बढ़ चुकी है। आईटीआर का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है निरंतर, और जो राजस्व, जो प्रत्यक्ष कर जो इकट्ठा हो रहा था, वो 6 करोड़ के लगभग जो 2014 में था, आज 19 लाख करोड़ के लगभग हो रहा है। तो जिस प्रकार से जो गति हो रही है, और आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति मजबूत हो रही है कि चाहे आप उस पे हवाई अड्डों के मामले में ले लें, चाहे एरोप्लेन के मामले में ले लें, जहां भी आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, चाहे रोड है, चाहे रेलवे है, चाहे फ्लाइट है, इन तीनों जगह जो आप देख रहे हैं विकास की गंगा बह रही है। आज प्रगति पर है। ध्रुव, वैसे काफी मुश्किल होगा, प्लीज इसको रिजॉल्व करो। विकास सोमानी जी, नरेंद्र मोदी सरकार की सुनने के लिए अभी नहीं बात कर रहे, अभी हम चर्चा ये कर रहे हैं कि इस बजट से आम आदमी को क्या मिल रहा है। राधेश्याम उपाध्याय जी, क्या आम आदमी के हिस्से में आया है इस बजट में? देखिए मीना जी, आम आदमी, अभी तक मैंने हालांकि इस बजट को पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना अभी तक मैं सुन रहा हूं, ये बजट आम आदमी का नहीं है, ये खास आदमियों का बजट है। ये उन लोगों के लिए आया है जो इस सरकार की जी हुजूरी करते हैं। अभी आप कह रहे थे जिस प्रकार से विकास जी जिस प्रकार से बता रहे थे कि मोदी जी की सरकार, मोदी जी का बजट, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इन वर्षों में कि देश की अर्थव्यवस्था तो चौपट हुई है। भले ये कागजों में गिनाते रहे कि हमने जीडीपी को दूरिया को कर दिया, लेकिन आटा दाल चावल आज भी महंगा है। जो आम आदमी में गरीब आदमी का सबसे प्रिय भोजन है, वो भी खत्म हो चुका है।
इन्होंने ऐसी कोई विशेष बात नहीं की और ऐसा कोई विशेष बजट मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कहूं कि यहाँ किसानों के हक की बात हो रही है, या मैं ये कहूं कि यहाँ आम आदमी के हक की बात हो रही है, या मध्यम और गरीब की बात हो रही है। ये ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मीना जी, मुझे तो कुछ लगा नहीं इसके अंदर। अगर मैं बात करूं मध्यम आदमी की, तो आज उसको उसकी स्थिति किस प्रकार से नापी जाएगी? उसको अगर उसकी इनकम देखे तो उसकी इनकम नहीं बढ़ी, लेकिन उसके खर्चों में देखे जाए तो अगर राशन पानी की बात करें तो वो तो बहुत महंगा हो रखा है। और अगर हम बात करें कि पेट्रोल डीजल के दाम जो ये बार बार कह रहे थे चुनावी घोषणाओं में भी कह रहे थे, हालात पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि समाज ये बजट देश के हालात पे आता है मैडम। नहीं, आज का ये बजट चुनावी विषय नहीं है। समाज के हालात को कितनी राहत देने वाला है, राहत दे सकता है। जिस तरह से टैक्सेस, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स, और भी कई तरह के होते हैं जो कानून के जानकार हैं और टैक्स को समझते हैं, विकास सोमानी जी, सुदेश शर्मा जी, वो इस बात को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। वैसे ही बजट में दो तरह की बातें होती हैं। एक सीधे सीधे जनता को फायदा इस बजट से, बजट का पूरा देश इंतजार करता है, और एक होता है कि देखिए मीना जी, अभी इनडायरेक्ट फायदा है। मैं सुधीश शर्मा जी आपके पास जाना चाहूंगी। ठीक है राधेश्याम उपाध्याय जी, आपका मानना सही है, देश के हालात अच्छे नहीं है, आपकी चिंता करना वाजिब है, आप विपक्ष में हैं और आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप आवाज उठाएं। लेकिन सुधीश शर्मा जी, इस बजट में डायरेक्टली जनता को, अंतरिम बजट है, बहुत कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन डायरेक्टली जनता के हिस्से में क्या आया है? मीना जी, मैं आपको एक चीज क्लियरली बताऊं, मेरे को लग रहा है हम मेरे भाई लोग इसके अंदर कंफ्यूज्ड हैं। ये अंतरिम बजट है, और जो अंतरिम बजट होता है उसके अंदर किसी भी देश की कोई पॉलिसी या कोई बड़ा शिफ्ट बताने की जरूरत नहीं होती। इसमें मात्र 3 महीने के लिए, जुलाई तक के लिए पार्लियामेंट से खर्चे पास करवाने होते हैं मेन तो। लेकिन सरकार इसके अंदर हल्का सा अपना विजन भी रखती है, क्योंकि ये पूरे अगले 5 साल की प्लानिंग होती है, इसलिए पूरा बजट इसके अंदर नहीं है। टैक्स के अंदर या भावों के अंदर या टैक्स किसी तरीके की कोई छूट देनी है या कोई पॉलिसी शिफ्ट करना है, वो इस बजट के अंदर नहीं होता है। और ये एक वित्तीय अनुशासन की बात है कि आपको 3 महीने के लिए खर्चा पास करवाना है, सिर्फ उसके लिए आपको ये बजट देना होता है। अब देखिए सरकारें करती क्या है कि जाते जाते सब कुछ बांट के चली जाती है, आने वाला रोएगा जो भी होगा। इस सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से फाइनेंशियल और स्पेशली इस वित्तीय अनुशासन का पालन किया है। एक भी इस तरीके की घोषणा नहीं की है कि जो लोगों को लुभावन लगे। सरकार कर सकती थी चाहती तो। अब मैं आता हूं कि इस बजट के अंदर जो सबसे बड़ा इन्होंने फायदे वाली, अच्छी वाली बात किया है, एक विजन जरूर बताया है। आप देखिए 57 मिनट के अपने भाषण के अंदर तकरीबन 25 मिनट मैडम ने यही बताया है कि पिछले हमारे कामों का क्या इफेक्ट पड़ा है और अब जो हम सोच रहे हैं वो क्या पड़ेगा। सरकार का बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस इसके अंदर दिखाई देता है। सरकार को लगता कि वो नहीं आ रही है तो वो रेवड़ी बांट के चली जाती, आने वाला रोता, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। जो भी जो भाई साहब कह रहे हैं जो नहीं दिया है देना है, वो काम जुलाई के अंदर होगा, जो बचा हुआ काम है। फिर भी मोटे मोटे काम जो इन्होंने इसके अंदर किए हैं, आप देखिए जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं उनको 6.1% की रेट के हिसाब से बढ़ाया है। पिछले 8 सालों का सबसे कम है जो खर्चे होते हैं। पिछले 8 सालों का एवरेज लिया जाए तो 12% खर्चे हुआ करते थे। इसी तरीके से इनकम टैक्स के अंदर कोई चेंज नहीं किया है, जीएसटी के अंदर कोई चेंज नहीं किया है, एक्साइज कस्टम्स किसी के अंदर कोई चेंज नहीं किया है। कॉर्पोरेट टैक्स की जो बहुत ज्यादा डिमांड लोगों की थी उसको 30% से घटाकर 22% कर दिया गया है। अब लोग इसके लिए कह रहे हैं कि इसका फायदा कंपनियों को मिलेगा। इसका फायदा कंपनियों को नहीं मिलेगा। ये ही पैसा जो कम टैक्स में पे किया जाएगा डिविडेंड के रूप में आम आदमी को मिलता है। इससे शेयर मार्केट का उछाल देखिए, आप कल सुबह जो मार्केट चलने वाली है उसके बारे में देखिए। अब रही बात, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 11 लाख करोड़ की बात की है, 11,11,000 करोड़ की बात की है,
वो खर्चा जब देश के अंदर होता है 11 लाख करोड़ रुपए, यही पैसा सरकार चाहे तो फ्रीबी में बांट सकती है, लेकिन इसी पैसे को कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जब खर्च किया जाता है तो यही पैसा लौट कर सरकार को मिलता है जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, और दूसरी तरफ लोगों को इसके अंदर रोजगार मिलता है, काम मिलता है, बड़े बड़े ठेके उठते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। बहुत बड़ा काम इसके अंदर होने वाला है। रेलवे के 40,000 बोगीज को भारत तो वंदे भारत की तर्ज। सुदेश शर्मा जी, आपकी बात को अगर समझा जाए, क्योंकि आप इस सेक्टर में हैं, आप टैक्स को समझते हैं, आप इनकम टैक्स की बात को विस्तार से बता सकते हैं, आप सरकार के जितना बजट का एलोकेशन अलग अलग जगह किया गया है उसकी डिटेलिंग भी समझ रहे हैं। विकास सोमानी जी ने सरकार का जो लक्ष्य है, विजन है, मोदी सरकार की तारीफ है, इन सबको रखा, लेकिन उसके अलग आपने जिन बातों को रखा है, सवाल ये है सुरेश चौधरी जी, हम कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बात नहीं कर रहे हैं, आपसे एक व्यापारी के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में बात कर रहे हैं। होटल इंडस्ट्री आपका सेक्टर है, प्लीज आप फोकस प्रवक्ता के रूप में बात मत करिएगा। आज के बजट में जैसा सुदेश शर्मा जी कह रहे हैं, सीधा सीधा ये चुनावी बजट नजर नहीं आ रहा है। जैसे उन्होंने जनता के हिस्से की बात बताई, सुरेश चौधरी जी होटल इंडस्ट्री के हिस्से की क्या आपको इसमें समझ में आ रहा है? चुनावी बजट नहीं है, क्लियर सरकार ने 3 महीने के लिए अपना अभी कितना पैसा कहाँ खर्च होगा इसकी रूपरेखा तैयार की है, नई सरकार आएगी तब नए ढंग से बजट बनेगा। नहीं मीना जी, आप ठीक कह रहे हैं, ये अंतरिम बजट है और ये तो 3 महीने खर्चे कैसे चलेंगे, ये क्या होगा, इसके लिए ये बजट है। इसमें कोई नीतिगत निर्णय या कोई टैक्स में या इसमें कुछ करने का कुछ होता भी नहीं है। रेलवे वाली जो प्लानिंग आई वो बेहतर है, इससे टूरिज्म भी बढ़ता है। जिस देश की ट्रांसपोर्टेशन, एक कहावत है, सड़क बिजली पानी जहां अच्छा होगा वो देश तरक्की करेगा। मैं आज एक मेरे से अलावा जितने भी बैठे हैं वो सारे ज्यादा विद्वान हैं मेरे से। 1947 में 24 पैसा लीटर पेट्रोल था 1947 में, चीनी 40 पैसे थी किलो, और चावल था 12 पैसे, और देसी घी था 75 पैसे किलो। 1925 तक डॉलर 1 रुपए में 10 आती थी। 1 रुपए में, भारत के 1 रुपए में 10 डॉलर आती थी। 82 तक 9.46 डॉलर की कीमत हो गई। मसीदा के बीच में समय ज्यादा लग जाएगा। और आज डॉलर की हालत क्या है? मनमोहन सिंह जी की उम्र से शायद वो है नहीं, लेकिन वो फिर भी बढ़ती जा रही है। इसका इकोनॉमी को समझने वाले लोग ज्यादा बताएंगे, लेकिन मैं जहां इंडस्ट्री की बात करता हूं, जहां जितना जिस देश में टैक्स सिस्टम जितना सरल होगा, टैक्स की प्रक्रिया सरल होगी, और मैं तो कहता हूं कि टर्नओवर टैक्स लग जाना चाहिए। एक टैक्स में सब आ गए, बैंक में सारा सिस्टम हो जाएगा, सारा सिस्टम बैंक से आएगा, बैंक से जाएगा, तो उसमें फर्क पड़ेगा ही नहीं ना। होटल इंडस्ट्री भी देश की तरक्की के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री है वो देश की तरक्की के लिए इस भाग रखती है। एक तो अच्छे होटल होंगे तो सड़क अच्छी होगी तब अच्छे होटल में लोग आएंगे, अच्छी होटल होगी तो विदेशी लोग आएंगे, और अच्छी जी सुरेश जी, क्या होगा नहीं, क्या है, क्या हो रहा है? अभी जो हो रहा है उसकी बात बताइए। होगा ही, हुआ तो कुछ नहीं है। 14 में किसान के लिए कहा था, फिर आप कह देंगे आप राजनीति मत बनो, तो मतलब व्यापारी बना बैठा बात कर रहा था। 14 में व्यापारी को आज के बजट से कुछ जोश उत्साह आया कि नहीं आया, ये बताइए। नहीं, कॉर्पोरेट जगत को उत्साह आया ना। अब ये जितने भी सीए लोग ये कह देंगे कि ये पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक में ही जाएगा, लेकिन पता नहीं भाई कहाँ शेयर खरीदे जाते हैं, कहाँ बेचे जाते हैं, किससे हिस्से में आते हैं। गरीबड़ा तो वैसे गरीबड़ा होता जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 80 करोड़, ये तो कोई अपना है नहीं, 80 करोड़ लोगों को खाने का दे रहे हैं, खाने का अनाज फ्री में दे रहे हैं। तो इसलिए तो मेरा कॉर्पोरेट में उत्साह हो सकता है, छोटे देखो
छोटे व्यापारी में इस बजट से कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब कोई राहत नहीं है दे- आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल, मैं जगदीश शर्मा जी, बजट पर पहली एक आम आदमी को जो सुनने के बाद समझ में आता है कि अच्छा चलो यहाँ फायदा हुआ, यहाँ राहत मिली आज का बजट सुनने से, या आप ये मान, कम से कम आप क्योंकि इस दुनिया में हैं, और अंतरिम बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात बोल रही है मीना जी आप। जैसा कि जो हमारे 2-3 सीए और आर्थिक मामलों के जानकार लोग हैं ये सॉरी इन्होंने बताया कि अंतरिम बजट है और कुल मिला होती है जो इनकी मेन स्कीम्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको चलाए रखने के लिए। लेकिन कुछ जो है रिफ्लेक्शन इस बजट से मिला है ना, उससे पता चलता है कि देश कहाँ जा रहा है या आम आदमी को क्या मिलने वाला है। देखिए, इसमें कैपेक्स की जो लिमिट है वो बढ़ गई है, 34% के करीब शायद उसमें इजाफा हुआ है, अगर मैं सही हूं तो। ये 34% कैपेक्स की जो बढ़ोतरी है, ये देश में डेवलपमेंट का नया दृश्य डेवलप कर देगी। इससे रोड्स बनेंगे, इससे पुल बनेंगे, इससे नई रेलगाड़ियां चलेंगी। आपको ध्यान है उन्होंने 3 न्यू कॉरिडोर दिए हैं इस समय, उसका अनाउंसमेंट किया है, जो एक्सक्लूसिव कॉरिडोर्स हैं, एक सीमेंट के लिए, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए है। इस तरीके से 3 कॉरिडोर नए दे दिए। तो रेलवे का कितना बड़ा, खासकर फ्रेट जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसका कितना बड़ा जाल हमारे हिंदुस्तान भर में बिक जाएगा। तो आम आदमी को क्या फायदा होगा? पहले जो पेट्रोल की दाम में फ्रेट चार्जेस जो लगते थे, जो कि कॉस्ट में शामिल होते हैं, वो ज्यादा लगते थे। अगर फ्रेट कम होगा तो वो दाम कम हो जाएगा और वही आम आदमी का फर्क डाले। देखो, सीतारमन ने एक बात बहुत क्लियर कही थी, वो डायरेक्ट किसी को भी लाभ की कोई घोषणा नहीं की उन्होंने। टैक्सेशन का पैटर्न, खासकर इनकम टैक्स का पैटर्न, एक्साइज वगैरह सब, जैसा कि बताया है सुधीर जी ने, कि यों का यों रखा है, उसमें चेंज नहीं किया कुछ भी, न घटाया न बढ़ाया। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है उसका लाभ डायरेक्ट इनडायरेक्ट गरीबों को मिलने वाला है। अब अगर रोड बेटर होता है या ज्यादा होते हैं, या ट्रेन ज्यादा चलेगी, या नॉर्मल ट्रेन के डब्बे भी जो है हमारी नई जो ट्रेन है उसके जैसे हो जाएंगे, तो सुविधा बढ़ेगी ना लोगों की, उन्हीं को मिलेगा। अब जहां तक हमारे राधेश्याम जी उपाध्याय हैं, ये पिछले जो है 10 साल से एक ही राग गा रहे हैं कि कम नहीं हुआ, खर्चा कम नहीं हुआ, दाल उतने की आ रही है। इनको पता भी नहीं है, मार्केट में जाते भी नहीं। हालांकि इन्होंने खुद ही सबसे पहले यही कहा था, मैंने बजट सुना नहीं है, उसके बाद बोल रहे हैं ये तो पॉलिटिकल भाषण दे रहे थे, जैसा कि आम आदमी पार्टी के लोग देते हैं कि देश बहुत बर्बाद हो जाएगा। इनके सबसे बड़े नेता ही ऐसे ही भाषण देते हैं। आज एक भाषण देते हैं, 1 महीने बाद उसके उल्टा भाषण दे देते हैं। लोग निकाल निकाल के मजे लेते रहते हैं कि पहले क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं। खैर, तो ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो इस तरह, जैसे इसमें से काटा कुछ भी नहीं है। जो सुविधाएं मिल रही हैं हिंदुस्तान के लोगों को, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो पर मंथ अन्न मिलना, अपना आप में कितनी बड़ी, दुनिया की मेरे ख्याल में इतनी बड़ी स्कीम नहीं होगी कोई। वो 5 साल से मिल रही है, 5 साल मिलेगी आगे। अभी जी, ये अनाउंसमेंट पहले तो हो गया है, यानी कि भूख से तो कोई नहीं मरने वाला है। उसको टाइम दे रहा तो मैं आपको टाइम दे रहा। तो ऐसे एक एक चीज आप गिनेंगे तो मैं 50 चीजें ऐसी गिना दूंगा आपको, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉमन मैन को प्रभावित करता है, उसको सुविधा देता है। हाँ, जगदीश शर्मा जी ने जिस तरह से बहुत भीमराव जाखड़ जी, जगदीश जी को, सुधीश जी को, विकास जी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि विपक्ष का जो ये आरोप है कि ये चुनावी बजट है, ये आपको किस एंगल से चुनावी बजट समझ में आ रहा है? कहाँ इसमें कौन सी ऐसी घोषणा आपको दिखती है जो चुनावों में फायदा उठाने के लिए सरकार ने निर्मला सीतारमन के बजट में दिखाई है? देखिए मीना जी, मैं तो आपको भी एक बात अभी कहना चाहता हूँ। आप जितने विशेषज्ञ बुलाएं, एक कृषि विशेषज्ञ को बुलाते या किसान नेता को बुलाते जो कोई पार्टी से नहीं हो, तो सुनो एक मिनट,
मैं तो मेरा काम करूंगा ही कि मैं जिस धरती से हाँ। जुड़ा हूँ उस धरती की बात जरूर करूंगा, राजनीति बाद में। उनको बुलाती थी इस बजट का आपको अगला एक सुरेश हाँ, चौधरी सर, जी भी कृषि विशेषज्ञ हैं। नहीं उनको उनके लिए मीना जी ने पहले बोल दिया कि आप होटल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें, वरना वो बोल देते हैं, मैं वो पूर्ति अलग कर बात देता है। हूँ, मैं नहीं, कोई पूर्ति कर बात देता नहीं, हूँ। मुझसे भी पूछ हाँ। लेंगे किसानों के नहीं मुद्दे नहीं पे, आप हाँ, बताइए। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनको बुलाते हैं कृषि विशेषज्ञ को तो, या कोई किसान नेता को बुलाते तो आपको पता चलता कि क्या किया गया बजट में। मुझे ऐसा भी लग रहा है विकास, एक सेकंड, विकास सोमानी जी बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि वकीलों के लिए भी इसमें कुछ नहीं किया गया विकास सोमानी जी बजट में। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 80% आबादी कृषि पे निर्भर करती है उसके लिए बजट में कुछ नहीं किया गया, बिल्कुल साफ है। 30% बांधों में मिट्टी जमा गई, उसके अंदर बजट के एक शब्द नहीं बोला गया। और अभी वर्तमान में राजस्थान हिंदुस्तान में किन्नू है जो पिछली बार 25 रुपए प्रति किलो बिक रहे, आज 8 से 10 रुपए किलो प्रति, और घाटे का सौदा उस पर कोई नहीं है। बांग्लादेश पिछली बार ट्रेनें जाती थी, अगली बार उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, इसलिए गया नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी जी लाए उसमें 40,000 करोड़ का घोटाला है, 3 सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही है, उसके बारे में उस पर कुछ नहीं बोला गया। दूसरी, जो केसीसी किसान लेते हैं उसके ऊपर जो केसीसी जब लॉन्च की गई थी, जब उसके अंदर 3 लाख तक 3% ब्याज था और उसके बाद उस पर ब्याज 7% था उसके बाद का। आज जो सरकारी बैंक 12% ले रहे हैं और जो प्राइवेट बैंक है 14% पे लोग हैं। सीए साहब अभी बता रहे थे कि शेयर मार्केट, तो सीए साहब से मैं कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट के कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। जब कोरोना काल था, जो मात्र एक कृषि सेक्टर था जिसने इस देश की जीडीपी को बचाया था। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि का बात कर रहे थे चुनावी दौरे के अंदर, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। आज निर्मला सीतारमण का बजट किया है तो उन्होंने आवाज गूंज रही है मीना जी। ध्रुव प्लीज कुछ रिजॉल्व करो इस प्रॉब्लम को, बहुत परेशानी हो रही है मेहमानों। ये जो आवाज गुजरी है, ये जो पूरा बजट आ जाएगा तो आवाज गुजरा बंद हो जाएगा। अभी अंतरिम बजट है, नहीं, ये आवाज ये उससे नहीं है, सब बंद कर देंगे, चिंता मत करो आप। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरी बात सुनो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जिनके लिए फीस बढ़ाई गई है पिछले साल, उसके लिए कोई बजट नहीं। एक सेकंड पूरा करने। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार के अधीन आने वाले संस्थाओं में, चाहे पीएसयू हो सरकारी, उसमें 25 लाख सीटें खाली है, उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया इसके अंदर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो नरेगा में 10 करोड़ 70 लाख लोगों को बाहर निकाला गया अभी लेटेस्ट 1 महीने पहले, जिनके पेट पे लात मारेगी, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, उनके लिए कोई जिक्र नहीं किया, उनकी जिक्र करेंगे भी नहीं, उसका जिक्र बजट के अंदर नाम भी नहीं लिया गया। मीना जी, मनरेगा स्कीम केंद्र सरकार की है, बैंकिंग सेक्टर भी केंद्र सरकार का, आधार कार्ड भी केंद्र, उसका जिक्र करना चाहिए था, उनके लिए बजट में जिक्र नहीं है। न सीए साहब भी इस बात का जिक्र कर पाए, उनका भी शेयर मार्केट कहां से चलेगा गरीबों का, बताएं आप, उसके अंदर कहीं जिक्र नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आप जो रेलवे का बात कर रहे हैं, रेलवे के प्लेटफॉर्म की टिकटों का पता कर लीजिए, 10 साल में कितनी मिली, उसका जिक्र नहीं है। कितनी जनरल बोगियां हटाएगी, उसका कहीं जिक्र नहीं है। तीसरा मैं कहना चाहता हूं कि जो आज के दिन ग्लोबल वार्मिंग कारण जो हालात है, बर्फबारी अब की बार कम हुई है, क्या पानी का स्टोरेज करने के लिए, जो खेती और पीने के लिए, उसका कहीं जिक्र नहीं है। क्योंकि एफसीआई के गोदाम थे, उनमें गेहूं इतना रहता है मीना जी, 3, 4, 5 साल पहले तो इतना था कि 10 साल तक गेहूं नहीं हुआ तो अपने अनाज का इतना स्टोरेज था। हालांकि दुर्भाग्य इस बात का है कि केंद्र सरकार ने एफसीआई का पैसा भी रोक लिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं इसके अंदर कुछ नहीं है। दूसरा, इन्होंने ये जिक्र नहीं किया बजट में का जो 14.5 लाख करोड़ रुपए जो लोन राइट ऑफ किया गया, उसका कहां जिक्र किया गया, उसके अंदर कहीं जिक्र नहीं किया गया। क्योंकि केंद्र सरकार पूंजीपतियों के लिए। हाँ, और तीसरा मैं कहना चाहता हूँ, आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है? आप कह रहे हैं कि आधा खाली है, लेकिन जो आधा भरा हुआ है उसमें क्या क्या है, ये बात जब हम करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, आधा जो भरा हुआ है उसमें इतना कुछ है, और आप जिसकी बात कर रहे हैं वो आधा खाली है। मुझे आपकी बात एकदम समझ में आती है। और किसानों को अगर बजट में एड्रेस नहीं किया जाए, या कोई भी सरकार जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। राजनरेंद्र शर्मा जी,
नहीं, कैसे अफोर्ड नहीं कर सकती मैम? आप बताइए, जब जीएसटी की नहीं कह रहे हैं किसानों को आय दुगनी करेंगे, तो इन्होंने दुगनी करने का 2022 तक उसका कुछ नहीं, और जीएसटी जो कृषि उपकरण है उस पर 18% है। जब लोगों ने कहा कि किसानों ने कहा कि आप जीएसटी कम कीजिए, उसका नहीं किया। किसान आंदोलन के दौरान क्या था, हमारे स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे और एमएसपी लागू करेंगे। 13 फरवरी से फिर किसान आंदोलन की राय पकड़ रहे हैं, आप उसका कहीं जिक्र नहीं है। तो मैं तो कहता हूं किसानों और मजदूरों और जो बेरोजगार हैं उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया इस बजट से, और कुछ नहीं किया गया जी। तो 3 महीने बाद जब सरकार बनने के बाद जब बजट आएगा, उसके लिए आप बिंदुवार तैयारी करिए। आप विपक्ष की जिम्मेदारी भी होती है कि कौन कौन से बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है, और हम भी लगातार समय समय पर आपके साथ इन चर्चाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। सुरेश चौधरी एक सेकंड, एक बिंदु बोलूंगा। जो पिछले 19 महीने में 31% पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है, और इसमें जिससे महंगाई पे पूरे देश में, उसके अंदर कुछ नहीं बोला गया। जी मीना जी। मैं राजनारायण शर्मा जी से मैं ये समझना चाह रही थी दरअसल कि राजस्थान, क्योंकि वो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं और राजस्थान में भी अंतरिम बजट ही आना है, तो ये जो केंद्र का बजट है इसका राज्य पर भी कोई असर होगा? इस सवाल का जवाब जगदीश शर्मा जी मैं आपसे लूंगी अगर राजनारायण जी नहीं जुड़ते हैं तो, लेकिन उससे पहले सुरेश चौधरी जी। सुरेश चौधरी जी, सेक्टर वाइज जब हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर भीमराज जी ने सेक्टर वाइज कहा किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ, युवाओं के लिए कोई बहुत कुछ नहीं दिख रहा है, जो आपके नरेगा के मजदूर थे उनकी स्थिति को लेकर स्पष्टता नहीं है, और भी बहुत सारी जो बुनियादी जरूरतें हैं उन पर ध्यान दिलाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार ऐसे बुनियादी मुद्दों को छोड़कर कॉरपोरेट के लिए बजट बनाएगी, ये भी संभव नहीं है। तो सवाल ये है सुरेश चौधरी जी कि इस वक्त सरकार का जो विजन दिखाने का प्रयास है, और इसमें बात 2024 की 29 की नहीं हो रही है, बात अगले 20 सालों की हो रही है कि कैसे सरकार आगे बढ़ेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात जिसकी तरफ हमें ध्यान जरूर देना चाहिए, अगर सुधीर शर्मा जी ये कह रहे हैं कि इसमें कोई भी लोक लुभावन योजना नहीं है, जैसे कि अशोक गहलोत जी का आखिरी बजट था उसमें जिस तरह से बम्बार्टमेंट हुए, तो ये आप सुरेश चौधरी जी एक अच्छा संकेत मानते हैं? नहीं मीना जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि लोग लुभावना या ये ऐसी रियायत की बातें, आज देश शायद 76 वर्ष हो गए, 77 वर्ष हो गए आजाद हुए, और आज भी अपन रिलीफ की बात करते हैं तो गलत करते हैं। आज किस सेक्टर में रिलीफ देने की जरूरत है उस पर विचार नहीं करते। उसका कारण कोई कारण नहीं है। उसका कारण है कि जिस जगह फैसले होते हैं, जिस जगह विचार विमर्श होते हैं, उस सेक्टर के लोगों का वहां प्रतिनिधित्व नहीं है। बात किसान की करनी चाहिए, और आप महाजन के बेटे को कृषि मंत्री बना दोगे तो फैक्ट्री की बात तो बता सकता है, एग्रीकल्चर की बात नहीं बता सकता। मैं एक कोटेशन बताऊंगा, चौधरी चरण सिंह ने एक बार कहा था कि इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से निकलता है। ये जो देश है ये कृषि प्रधान देश है। आज भी मैं जाखड़ जी वाली बात से तो सहमत नहीं हूं, लेकिन आज भी लगभग 60% लोग कृषि पे आधारित हैं। एक समय था कि 80% थे, लेकिन आज भी 60% लोग कृषि पे आधारित हैं। उस देश में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आय दोगुनी, और फिर मैं अशोक गहलोत जी का नाम ले देता हूं कि विजन 30, अब प्रधानमंत्री जी का विजन 40। भाई विजन 30 का अब क्या होगा ये तो अपन सब समझ रहे हैं, मैं ज्यादा उस पर प्रकाश डालूं तो ठीक नहीं रहेगा। और चुनाव है 3 महीने बाद में, तो इस विजन 40 का क्या होगा? अपन समय खराब करें, इस विजन की बात करें। इस देश में जो प्लानिंग है, मुझे बड़ा दुख होता है कई बार कि पहले दिन में एक बहुत साफ सुथरी सुंदर सड़क पे जा रहा हूं, उसी सड़क पे तीसरे दिन जाता हूं तो बुलडोजर मिलता है, चौथे दिन जाता हूं तो पाइपलाइन, तो पूछते हैं भाई काय की लाइन? बोलिए बिजली की है। अरे भाई काय की लाइन? बोलिए पानी की है। अरे भाई काय की लाइन? बोले अब गैस की आ गई। तो जिस देश में
इतने सालों के बाद में, मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि आज मेरे को आज निष्पक्ष बैठा है आपने, इसलिए मुझे कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करनी, क्योंकि वरना तो ये भीमराज जी नाराज हो जाएंगे, विकास जी नाराज हो जाएंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति बैठे, आज दुनिया तरक्की इसलिए कर रही है कि वहां नेशनलिटी है, वहां देश के लिए समर्पण है, वहां देश की प्लानिंग की बात होती है। आज भारत भी वो नहीं रहा कि जिसके पास फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम है। आप फाइनेंसिंग सिस्टम प्लान ऐसे बनाओ ना कि देश तरक्की करे। जैसे कॉरिडोर की बात करें, फ्रेट कॉरिडोर बना ना, आप फ्रेट कॉरिडोर के सड़क का जो बना ना, लेकिन राष्ट्रवादी सरकार के होते हुए आप ये आरोप लगा रहे हैं कि देश की नहीं सोच रहे हैं सुरेश चौधरी जी। नहीं राष्ट्र के, मैं राम भक्त हूं। आप मेरे फेसबुक पे देखेंगे तो राम को ज्यादा देखेंगे, मुझे कम देखेंगे। राम की, मैंने राम नहीं बोला, मैंने तो राष्ट्र बोला, राष्ट्रवादी। नहीं राष्ट्र भक्त राम से आते हैं, इसलिए ऐसे नहीं मैं इसका भी क्लियर कर दूं। राम से इसलिए आते हैं कि जो भी अपन हिंदू धर्म में संस्कारी सिस्टम, अवतारित सिस्टम, अगर राम को मानते हैं तो राम विष्णु के अवतार के ऊपर जितना मर्यादित, चाहे वो जिसके भी रूप के, चाहे राजा से प्रजा के, भाई से पत्नी से, पिता से प्रजा से, जो अनुशासन, जो जीने की पद्धति राम दे के गए, उसको भूल नहीं सकते। और राम 22 को नहीं आए, राम 22 को नहीं है, राम तो बहुत वो युग तो मैं जानता नहीं, पंडित नहीं, जाट का बेटा रह गया, लेकिन जिस युग में आए थे उसकी महिमा भी आज है। इसलिए राम को भूलना तो गलत है। राम है तभी दुनिया है, मेरा तो ऐसा सोच है, इसलिए वो नहीं कहूंगा। लेकिन इस राम और अयोध्या व्यापार का नया गढ़ बन रहे हैं, बड़े बड़े ये मैं सहमत कर रहे हैं। नहीं, मैं सहमत हूँ। एयरपोर्ट से लेकर जितना जबरदस्त वहां पर डेवलपमेंट है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप राम समर्थक हैं या विरोधी, कोई भी आपसे, मतलब हम, मैं, आप, पैनल में बैठे हुए दूसरे लोग। नहीं मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ, मैं इस बात से भी सहमत हूँ। सुने मीना जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि राम लला का भव्य मंदिर बना, इससे विदेशी टूरिस्ट भी आएंगे। जुड़े हैं, राजनारायण जी जुड़े हैं, और राजनारायण जी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं लंबे समय से, अलग अलग राजस्थान के अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर रहे हैं। तो मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल है उसको भी करीब से देखा है सरकार के। राजनारायण जी, इस वक्त की सरकार को भी अंतरिम बजट पेश करना है। जो केंद्र का बजट है उसे देखने के बाद राज्य के बजट पर इसका रिफ्लेक्शन, असर आप देखते हैं? आपका ऑडियो ऑन करिए प्लीज। पहली बार राजनारायण जी कनेक्ट कर रहे हैं डिजिटली, तो थोड़ी सी तकनीकी परेशानी उनको फेस करनी पड़ रही है, कोई बात नहीं, वापस जुड़ जाएंगे। सुरेश जी आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, फिर सुधीर शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगी। सुरेश जी कुछ बोल रहे थे आप राम जी के नाम पर। हाँ, मैं कह रहा था मैं कि राम, आज अगर कोई विदेश में गया तो बाली जाओ, कि ऐसे राम हुए थे, ऐसे हनुमान हुए थे, और ऐसे बाली यहां हुए थे। तो वहां बाली में बाली की महिमा गाई जाती है, हनुमान और राम की महिमा गाई जाती है। तो इस राम के राज में, और भाई अपन जो शास्त्रों में पढ़ा, जो देखा, जो विद्वान व्यक्तियों से सुना, वही अपने लिए जीवन है। अपने पिता ने, दादा ने, परदादा ने जो आज तक बताया, उसी धर्म, रीति, नीति, परंपरा से अपन चलते हैं। और जो उन पे चलते हैं वो तो है ठीक, और जो उस लाइन से, पटरी से उतर के यूएस तो खाना चाहता है खिचड़ी, और अपन खाना चाहते हैं पिज्जा। वो तो सुबह करते हैं आरती, और अपन क्या करते हैं मंगल आरती, उसकी मैं कहूंगा नहीं। लेकिन जो देश की संस्कृति को जोड़ने का राम जो काम कर सकते हैं, वो महिमा अलग है। राम का मंदिर, भव्य मंदिर बना, इसमें मेरी केवल एक छोटी सी शिकायत है कि शंकराचार्य से बड़ा इस देश में, मेरी बात से नहीं बड़ा नहीं हो सकता कोई।
माफ कीजिए सुरेश जी, आज हम बजट की बात कर रहे हैं, बजट पर बने रहेंगे। बजट तो बजट की स्थिति अच्छी होगी, राम मंदिर से भी फंड बहुत आएगा, भक्तजन चढ़ाव बहुत आएगा, मीना जी, चढ़ाव बहुत बजट के आएगा। बारे में तो बताने के लिए बीजेपी प्रवक्ता है नहीं यहाँ पे। सुरेश चौधरी के सिर्फ चढ़ावा नहीं आएगा, एयरपोर्ट बन गए, ट्रेन के कनेक्शन बढ़ गए, होटल इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। चढ़ावे में भी तिरुपति का रिकॉर्ड तोड़ेगा राम मंदिर, तिरुपति का रिकॉर्ड तोड़ेगा। भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना है, मैं कह रहा हूं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, वो भी अच्छा है। कही थी बहुत हमारी चर्चाओं में, जब राम मंदिर पर चर्चा हो रही थी, कि जैसे दुनिया में बाकी धर्मों के कुछ स्थान तय हैं कि भाई आपको, अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो आपका एक पवित्र तीर्थ मक्का है, अगर आप जो हैं क्रिश्चियन हैं और आप ईसाईयत में विश्वास करते हैं तो आपको कहाँ जाना है। वैसे ही पोप और रोम की बात जगदीश शर्मा जी ने कही थी, तो वैसे ही हिंदू और राम जो अयोध्या है वो एक बड़ा दर्शन का, चिंतन का, और आने वाले समय में भारतीय संस्कृति और हिंदुइज्म का एक बड़ा सेंटर गढ़ बनेगा। वो कितना सही है, धार्मिक विषय का राजनीति और समाज में कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब विषय अभी चर्चा का नहीं है। सुधीर शर्मा जी, सवाल ये है कि जो राज्य का अंतरिम बजट आएगा, क्योंकि राज्य में तो नई सरकार बनी है, यहाँ की जनता को तो नई सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि तुरंत कुछ अच्छा हो जनता के हिस्से में, जनता के खाते में। जब आज बात हो रही है कि किसान निधि की सीमा बढ़ाकर 6,000 से 8,000 ही की गई, जो वादा किया था नरेंद्र मोदी ने वो पूरा नहीं हुआ, तो उसकी दलील ये दी जाती है कि अभी बजट क्राइसिस है, तो बजट जब आएगा तब इसको और बढ़ाया जाएगा। तो अंतरिम बजट जो राजस्थान का आने वाला है, उसमें केंद्र के इस बजट का आप क्या असर देखते हैं सुदेश जी? मैं पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं मैडम, राजस्थान का अंतरिम बजट नहीं आएगा, राजस्थान का पूर्ण बजट आएगा, क्योंकि यहाँ सरकार बन चुकी है और अब सरकार को पूरी अपनी आगे की प्लानिंग इसके अंदर दिखानी है, इसलिए बजट में थोड़ा सा डिले होने के चांसेस है राजस्थान के, है ना। दूसरी रही बात कि केंद्र का इफेक्ट स्टेट के ऊपर क्या आएगा, तो शायद आप लोगों ने बजट के अंदर सुना होगा कि जीएसटी का एलोकेशन जो 17-18 से लेकर 21-22 तक का भी स्टेट को नहीं हुआ था, वो गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो संभवतः अगले 1-2 महीने के अंदर सारी स्टेट्स गवर्नमेंट को अच्छा पैसा मिलने वाला है, अच्छा खर्चा उसके ऊपर होने वाला है। रही बात, आपने एक पॉइंट बीच में डाला था पर्यटन वाला, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा कि पर्यटन के लिए इस बजट के अंदर क्या था, इस राष्ट्रीय बजट के अंदर क्या था, अंतरिम बजट के अंदर वित्त मंत्री ने बताया कि उड़ान स्कीम को बी सिटीज और सी सिटीज को कनेक्ट करने के लिए भी डाला गया है। इसका मतलब तकरीबन 150 से 160 सिटीज के अंदर नए एयरपोर्ट बनने वाले हैं, और अगर 160 डेस्टिनेशन नए खड़े होते हैं, एयरपोर्ट खड़े होते हैं, तो आप मानिए उनकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, और अगर कनेक्टिविटी बढ़ती है, एयर कनेक्टिविटी, तो मानकर चलिए कि पर्यटन उद्योग कहाँ जाने वाला है, आप इसका एस्टिमेट कीजिए। क्योंकि अगर एक जगह के ऊपर भी 5 होटल बनते हैं तो तकरीबन 750-800 ब्रांडेड नए होटल आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, बड़े सेक्टर के अंदर देखा जाए तो पर्यटन में एफडीआई को अलाउ किया गया है। अभी तक पर्यटन के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया जाता था, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरा, एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है, वो कहीं ना कहीं लक्षद्वीप को टारगेट करके किया गया है। इस तरीके के जितने भी द्वीप हैं उसके अंदर तकरीबन 100 तरीके के स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा, और सारे इसको पर्यटन के विकास के लिए, पर्यटन के लिए आगे आने वाला टाइम बहुत बढ़िया होने वाला है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो बात हुई थी, 3 करोड़ पीएम आवास दे दिए गए हैं, जिसमें 70% की मालिक है जो महिलाएं हैं। अगले साल के लिए 2 करोड़ की घोषणा की गई है, मतलब ये टोटल 5। सुधीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं वापस। जी सुधीश जी कंटिन्यू करिए। हाँ, ऑडियो आपका प्लीज। सुधीश जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। सुधीश जी नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ नेटवर्क इशू है। तो भीमराज जी, जो सुधीश शर्मा जी तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं,
बजट की कॉपी हाथ में जितनी उनके पास है उसको देखकर बात कर रहे हैं। पूरी कॉपी तो जब आएगी तब। तो आपको लगता है भीमराज जी की सरकार की मंशा जो है, हालांकि सुधीर शर्मा जी जो कह रहे हैं वो एक पक्ष है और आप जो कह रहे हैं वो भी उतना ही बड़ा पक्ष है। डिबेट शुरू होने से पहले कुछ आर्थिक मामलों के वरिष्ठ जानकारों से बात हो रही थी, तो उनका भी कहना था कि बात क्या करें, कुछ है नहीं। ये जो बात है भीमराज जी, ये बात चाहे सुधीर शर्मा जी की बात हो, चाहे राजनारायण जी एक बार फिर जुड़ गए भीमराज जी, पहले उनको सुन लेते हैं। राजनारायण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैम। जी, राजनारायण जी, राज्य सरकार के बजट पे इस केंद्र सरकार के बजट का क्या असर आप देखते हैं? मैं कट एंड बिट्स में सुन पाया हूं, टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम थी। मैं अपना पक्ष ये रखना चाहूंगा कि ये जो बजट है इसमें जो जिस तरह से छोटी और बड़ी बातों के विश्लेषण की गुंजाइश ज्यादा है नहीं जो सेंटर का आया है, क्योंकि ये पहले से ही मालूम है कि इस तरह का बजट आना था और इसमें बहुत बड़ा चेंजेस और स्ट्रक्चरल जो चीजें नहीं आनी थी। अब इसी को देख करके अगर हम स्टेट के बारे में अंदाजा लगाएं तो यहाँ जैसा आपको मालूम है कि सरकार ने अभी टेक ओवर किया है, उनका अपना संकल्प होता है, उस संकल्प और रीति नीति को बजट में ही रिफ्लेक्ट किया जाता है और ये सब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो अभी क्योंकि सरकार के पास इतना टाइम नहीं होता, तो लेखानुदान जो है उसमें जो पुरानी स्कीम्स हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो उनकी एक फौरी समीक्षा करके उनको कंटिन्यू रखा जाता है और फौरी समीक्षा में जो स्कीम्स इस तरह की हैं जो कंटिन्यू हो नहीं सकती और क्योंकि पूर्व सरकार ने केवल रेवड़ियां बांटने के हिसाब से और उनको केवल लुभाने के हिसाब से एक घोषणाएं कागजी कर दी थी, तो वो इसमें हो नहीं पाएंगी। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जो पेट्रोल का जो संकल्प लिया था डीजल पेट्रोल पे, उस पे जरूर जो है वो कम होगा, टैक्स कम होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं और वो एक ओवरऑल इफेक्ट देता है समग्रता में देखें तो। जी, लेखानुदान की बात आप कर रहे हैं और पूर्ण बजट जो राजस्थान का जो है वो आने में एक आचार संहिता लगना, जगदीश शर्मा जी, राजस्थान के पूर्ण बजट में दिक्कत क्या है? नहीं, जैसा कि वो बताया है, सुधीर जी ने शायद कहा था ये बात कि भाई राजस्थान में नहीं है प्रॉब्लम, ये तो केंद्र में चूंकि चुनाव होने जा रहा है इसलिए उससे पहले इलेक्शन से पहले ये बजट इस तरीके से आया है 3 महीने का, जिसको लेखानुदान बोलते हैं एक टेक्निकल लैंग्वेज में। राजस्थान में तो पूरा बजट आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी संकेत दिए कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है। टाइम इसलिए कि राजस्थान या किसी भी दूसरे स्टेट को पहले केंद्र सरकार के जो प्रोविजंस हैं टैक्सेशन के और जो स्टेट शेयरिंग का जो पार्ट है, उन दोनों को स्टडी करना पड़ेगा ढंग से, और ढंग से स्टडी कर कर ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, ताकि उसको खर्चे के बारे में अनुमान लगा सके। हमारे स्टेट के पास कितना रेवेन्यू आएगा, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से आए, चाहे दूसरे टैक्सों के माध्यम से आए, या जैसे भी आ रहा है, एक्साइज की जैसे बात हुई, तो एक्साइज से कितना पैसा स्टेट का शेयर होगा उसमें, तो वो जब तक अंदाजा नहीं लगेगा तब तक राजस्थान गवर्नमेंट बजट का अपने बजट का स्वरूप कैसे निर्धारित करेगी। तो राजस्थान को तो बजट पूरा ही देना है, लेकिन 2 चीजें राजस्थान के बजट में वो खास तौर से देखेंगे। एक तो केंद्र से कितना पैसा आने वाला है, शेयर क्या आएगा। दूसरा ये कि पिछली सरकार क्या क्या कर चुकी है, जैसे हमारा जो उधार है राजस्थान गवर्नमेंट का ही, वो 5.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। उसकी सर्विसिंग ही कितनी होगी, आप अंदाजा लगाइए। उसका जो ब्याज दिया जाएगा वो कितना पैसा हर साल आपको चुकाना पड़ेगा। तो जो केंद्र से आ रहा है वो तो ब्याज में चले जाएगा, फिर आपकी इनकम कहाँ से हो रही है, और आपकी इनकम हो रही है थोड़ा बहुत तो जो तेल निकला है, जो अपने यहाँ का स्टेट जीएसटी है और एक्साइज है, और इसका जो मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन जो तेल निकला है हमारे यहाँ बाड़मेर जैसलमेर एरिया में, बीकानेर में उसकी क्षति हो रही है, तो ये तेल से इनकम होने लग गई है। 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ रुपया
इससे मिलने लग गया है। ये स्टेट के लिए बड़ी ताकत की चीज है, जिसको कहना चाहिए, बहुत राहत की है कि भाई ये पैसा अब उनके पास खर्च होने करने के लिए अवेलेबल है। दूसरा कि हमारे यहाँ बिजली कंपनियां इतने घाटे में है, और उसके बाद जाने वाली गवर्नमेंट ने बहुत सारी बिजली को फ्री बांटने का और ऐलान कर दिया कि 100 यूनिट इसको दो, और 2000 यूनिट इसको दो, और 5000 यूनिट इसको दो। भाई आपके पास तो पहले ही बिजली अवेलेबल नहीं है, बिजली बनाने के लिए कोयला खरीदने की प्रॉब्लम आ रही है। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगवा कर यूज किया जा रहा है, विदेशी से कोयला लाते हैं, उसमें बहुत सारी बीच में एजेंसियां काम करती हैं, और उसकी वजह से हमको बिजली बहुत महंगी पड़ती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बात को कट शॉर्ट, कि ये जो चीजें हैं ये निर्धारित करेंगी कि राजस्थान का बजट कैसा बनेगा, और उसके पास क्या किट्टी है कुल मिलाकर, और क्या वो पब्लिक को दे सकती है। 10 सालों में बीजेपी की सरकार है केंद्र में, जगदीश जी आप बताइए, 205 लाख करोड़ और का है उस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए। वो अभी भिंडी की जो उस पर नहीं बताएंगे आप, अभी वही चल रहे हैं, उस पर नहीं बताएंगे आप। के भाव मैं बढ़े माफी नहीं, अभी चाहता वही हूँ चल मीना रहे जी हैं, चिंता मत कि करो। मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। गरीबों को अगर एक पैसा मिले तो ये इस समय जगदीश जी बीजेपी के प्रवक्ता है, और वो अच्छी बात कह रहे हैं, बीजेपी के बहुत अच्छे प्रवक्ता बन के बैठे हैं यहाँ। उनको लगता है कि यहाँ गरीब की बात करना आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ लगता है। आप किसानों की बात नहीं करते, किसानों को यूरिया चाहिए, यूरिया के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन थैले में माल कम कर दिया, महंगाई नहीं बढ़ाएंगे, पैकेट में सामान कम कर दिया, उस पर बात नहीं करेंगे। ये आप बजट की बात कर रहे हो, मुझे पता है कि मीना जी मुझे इस बात के लिए फटकार लगाएंगे कि आपने अनुशासन तोड़ा है, लेकिन बार बार आप सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता बनकर बात कर रहे हैं। आप जनता के प्रवक्ता बनिए, जनता की बात कीजिए। मीना जी जब केवल आप बताइए कि जनता के हित में बजट है क्या, किसान के हित में है क्या, मध्यम के हित में है क्या, बेरोजगार के हित में है क्या, कुछ नहीं बताएंगे आप सिर्फ और सिर्फ बखान कर रहे हैं। मीना जी मैं बोलना चाहूंगा, कर रहे हो। अभी आप कह रहे थे कि आप पलट जाओगे, ये बोल दोगे, मैं बताता हूँ आपको। मैं जरा बोलना चाहूंगा। बजट नहीं है केंद्र सरकार का, इंटरिम बजट है, बजट नहीं है ये। हमें पता है, हमें पता है अंतरिम में, लेकिन आप इस प्रकार की खूबियां गिना रहे हो, आप खूबियां गिना रहे हो यहाँ पर बैठकर, कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी के लोग इस प्रकार से वहां हल्ला करेंगे। तो 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम 35 रुपए कर देंगे। सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम हमने भुगते हैं, और सबसे महंगा सिलेंडर खरीद रहे हैं। उस पर आप बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे। माफी चाहता हूँ। एक मिनट राधेश्याम जी को मैं बता देता हूँ। जगदीश जी मैं आती हूँ, एक मिनट। राधेश्याम जी, आप इस बात के तो माफी मांग सकते हैं कि आप बीच पे बोल रहे हैं, लेकिन आप इस बात के लिए माफी नहीं मांग सकते कि मेरे पैनल में आए हुए मेहमानों का पद आप तय करें। ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हमारे मेहमानों का क्या पद परिचय वो देना हमारा काम है। आपको उनकी बात पसंद नहीं आ रही है, आपकी विचारधारा से मैच नहीं खाती है, आप तर्क दीजिए, उनकी बात के खिलाफ तथ्य पेश कीजिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति के चरित्र में कुछ भी झांकने ताकने की कोशिश मत कीजिए। ना आपके कोई करेगा दूसरा, और ना आप किसी के करिए। प्लीज ये हमेशा के लिए याद रखिएगा। राजनारायण जी मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले जगदीश जी बोलिए। जगदीश एक लाइन में जरा राधेश्याम जी की बात का मैं खुलासा कर दूं। ये अभी तक भी इसी माइंडसेट में बैठे हुए हैं कि बजट आ गया है, ये नहीं हुआ, भिंडी का भाव नहीं बदला, नाली की सफाई नहीं हुई, इससे आगे बात नहीं करते। हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान का बजट कैसे बनेगा। मुद्दा ये था अभी चर्चा का, आप लेकर क्या लिया है बीच में ही। और मैं दूसरी बात, अगर पॉलिटिकल मेरे से डिबेट रखना चाहते हैं तो अपन उसके लिए भी तैयार है, लेकिन मैं पॉलिटिकल एंगल से बोलता नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्टिक एंगल से बोलता हूँ, तथ्यों के ऊपर बात करता हूँ, और उस पर कॉमेंट करता हूँ तो तथ्य के आधार पर ही करता हूँ। आपने स्वयं कहा है कि आम आदमी पार्टी के लोग हल्ला करेंगे। मैंने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दिया था कि जगदीश जी आप समझे नहीं उसको। जगदीश जी आपको पूरा राजस्थान जानता है, आपको कहीं भी क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है कि आप किस नाते बोलते हैं। आप बतौर पत्रकार
हमारे पैनल में आते हैं, आपके एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे लिए मैटर करती है। राजस्थान की जनता आपको बतौर पत्रकार सुनती है, और अगर सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो पत्रकार बताएंगे कि सरकार ये अच्छा काम कर रही है। अगर सरकार कोई गलत काम करेगी तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये बताएं कि वो गलत काम हो रहा है। अब वो किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, भीमराज जी को पसंद आए नहीं आए, राधेश्याम जी को पसंद आए नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसलिए प्लीज प्लीज आप तथ्यों के साथ जरूर बात करें। राजनारायण जी। जी मीना जी, मैं उस समय कनेक्ट नहीं हो पाया था जब सेंट्रल के बजट की बात चल रही थी। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि जो बजट है वो एक पूरी इकोनॉमी का एक रिफ्लेक्शन होता है। आज हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैं इकोनॉमी के वो इतने साउंड हैं कि हम 7% की ग्रोथ रेट पे चल रहे हैं। आज टैक्सेशन के सुधार, जो बुनियादी सुधार हैं, वो 6.5% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सारे जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो भारत की इकोनॉमी को बहुत ही क्रेडिट दे रहे हैं, बहुत पैरामीटर्स को बहुत साउंड मान रहे हैं। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक ट्रिकल डाउन थ्योरी होती है जिससे बुनियादी ढांचे में जो सुधार आते हैं, जैसे अभी कॉरिडोर्स की बात हो रही है, फ्रेट कैरियर उसकी बात हो रही है, रोड की बात हो रही है। इससे ट्रिकल डाउन थ्योरी से जो सभी जो रीजन्स हैं, आम जो तबका है, सबको रोजगार मिलता है, तो एक ओवरऑल इफेक्ट आता है और वो दिख रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज के रूप में दिख रहा है। और जहां तक बात है महंगाई की, ये छोटी छोटी बातें हैं। आप जब इनकम बढ़ेगी तो ये विकास के साथ साथ चलने वाला एक छोटा सा पैरेलल पैरामीटर है, ये चलेगा। जैसे बरसात होती है तो थोड़ी कूलिंग होती है, हॉट वेव चलती है तो थोड़ा सा तापक्रम बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्यों बढ़ रहा है, ये है कंस्ट्रक्टिव है। ये देखने की बात है कि हमारी इकोनॉमी एक कंस्ट्रक्टिव फेज में जा चुकी है और हम 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, लोग 7 ट्रिलियन की 2030 में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीएसटी का जो रेट स्ट्रक्चर है, टैक्सेशन में बहुत बड़ा सुधार हुआ है, प्लीफ्रेज रुके हैं, स्मार्ट वर्किंग आई है। सबसे बड़ी बात, हमारी इकोनॉमी ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी बन रही है। इनफॉर्मल सेक्टर्स फॉर्मल सेक्टर में बदल रहे हैं, और सर्विस सेक्टर, जो अभी एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, आज हमारा गांव का युवा स्किल डेवलपमेंट के जरिए, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि युवा, महिला, किसान और गरीब, ये 4 जातियां हैं। आज हमारे संविधान में जो सोशल जस्टिस की बातें चल रही थी, वो सही मायने में आर्थिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस से ही वो वहां तक हम पहुंचेंगे। अगर हम कंटिंजेंसीज के जरिए कुछ हम फ्री बीज देते रहे, इसको फ्री में बिजली दे दीजिए, इसको फ्री में कपड़ा दे दीजिए, इसको मोबाइल दे दीजिए, तो इससे देश का भला होने वाला नहीं है। इकोनॉमी में जो सुधार आता है वो ओवरऑल आता है। तो इससे मतलब कहने का यह है कि समष्टि के जो पैरामीटर्स हैं, व्यष्टि पैरामीटर से समष्टि पैरामीटर्स को इतना साउंड करना, ये बहुत बड़ा युग परिवर्तन है। ठीक है, भीमराज जी। मैं जगदीश जी और राजनारायण जी की बात का मैं जवाब देता हूँ। जगदीश जी ने कहा कि 2000 यूनिट फ्री दे दो, और राजनारायण जी ने कहा कि बीज फ्री दे दो, ये दे दो। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने 14.5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों माफ किया, वो किसके इशारे पे किया? किसान 2000 यूनिट बिजली फ्री मांग रहे हैं, आप बात कर रहे हो। आप डीजल और की महंगाई के कारण जब किसानों की बोनी पर हेक्टर 2000 रुपए महंगी होगी तो जिम्मेवार कौन है? और आप किसान को बात क्यों कर रहे हो? इसलिए मैं कहना चाहता हूं। और जब बात कर रहे हैं बीजों की, आपने बोल दिया, मैं तो बोलने वाला था। तो आप बताइए, आज कॉटन बोया जा रहा है, कॉटन अपने जो बीटी कॉटन 6 नंबर बोल रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया वहां तो अपने 15 नंबर चल रहा है, इसलिए अब की बार कॉटन की गिरावट हुई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सरसों का आपने अब की बार मोदी जी ने तो रेड मार्क छोड़ दी। जो सोयाबीन पॉम ऑयल आता था उसमें 34% एक्साइज ड्यूटी थी, मोदी जी ने माफ कर दी। भरतपुर के अंदर 125 ऑयल मिल थी, जिसमें 100 तो बंद होगी, 10,000 मजदूरों पेट पे लात पड़ी, वो घर चले गए। तो आप उसकी बात करिए, उसका बात नहीं बोलोगे, क्योंकि किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दे दी, उसका दर्द हो गया। और पूंजीपतियों को 14.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दी, उसका दर्द ही नहीं हुआ। एयरपोर्ट दे दिए, जिसका दर्द, जिसका आपने जिक्र नहीं किया, जो पोर्ट दे दिया उसका जिक्र नहीं दिया, रेल दे दी उसका जिक्र नहीं है। पर कुछ नहीं है, ये पूंजीपतियों का बजट है, किसान और मजदूर छात्रों के बजट नहीं है। आप कह रहे हो गाँव के युवा स्किल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात की। रेलवे का
रेलवे के अंदर 3.5 लाख पद है जिसमें 5600 वैकेंसी निकाली गई है, गांव के युवा चाहते थे, नहीं की उसने। बैंकिंग सेक्टर में 5.5 लाख पद खाली है, उसके जिक्र कहीं नहीं है। और अग्निवीर के अंदर आपने जब इसका आर्मी का बट्टा बिठा के जो 75,000 भर्तियां हर साल होती थी उसमें 45,000 कर दी, 45,000 का हम 25% ही लेंगे, उसका आप जिक्र नहीं करो। गांव के लोग जाते थे बॉर्डर पे, सही तो गांव के लड़के हो रहे, कोई अग्रवाल सेठ थोड़ी हो रहा है, सेठ का बेटा बता दीजिए जो शहीद हुआ हो, गांव के लड़के जाते हैं। बॉर्डर पे 750 किसान हमारे शहीद हुए थे और हमारे भाई और बेटे बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, उसका जिक्र नहीं करोगे। पर मैं आपको बताना, एसएससी से मीना जी 15,000 भर्तियां थी जिसको 6,000 पे लेके छोड़ दिया। और जो आज के दिन में सबसे बड़ी समस्या है मीना जी, वो पोल्यूशन बना हुआ है। जो एवरेज आयु है वो 65 से 70 साल अपनी है। आप J&K देख ली, अपने से एवरेज आयु उनकी ज्यादा है, उसका जिक्र नहीं है। क्योंकि जो स्टॉप के पोल्यूशन के शहर है वर्ल्ड के अंदर, उसमें इंडिया के 90 मिलेंगे आपको। और पौधारोपण का कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन को घटाने के लिए पौधारोपण का अहम योगदान होता है। और जो नदियों का साफ करने का मोदी जी गुणगान करते हैं, उसका आज बजट में कहीं जिक्र नहीं किया गया। इसलिए मैं, और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, भी कह रहे थे आप, जो 6 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है जिन्होंने 70,000 करोड़ का बेनिफिट दिया फाइनेंशियल ईयर में, उसकी 10% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हो भाई, उसका जिक्र नहीं है। पीएसयू है, उन्हें 12,000 करोड़ का बेनिफिट दिया, उसकी भी हम 10% हिस्सेदारी बेचेंगे। तो मुझे तो ये कहीं बजट का आप कह रहे हो, जिक्र कर रहे हो, जो माफ किया जा रहा है, माफ तो पूंजीपतियों हो रहा है, किसानों को कोई माफ नहीं हो रहा। 10 करोड़ 70 लाख मजदूरों पेट पे लात मारी है, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। तो इसलिए कह रहा हूँ, मजदूरों और किसानों नौजवानों के विरुद्ध बजट है, उनका विरोधी है, उनके कहीं उनको लाभ नहीं मिला। और एक सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, मोदी जी ने आने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर पे फेसिंग की थी, 260 गांव आज दर्द झेल रहे हैं, जिनके क्या काम, इधर जाए किधर जाए, वो फेसिंग का फाइनल ही नहीं कर पाए। और उनको दर्द हो रहा है क्योंकि बीएसएफ उनको बार बार रोकती टोकती है। चाइना आज अंदर आ रहा है जिसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। और जो पानी के लिए जिक्र है, मैं तो आने वाला कहना चाहता हूँ, चाइना ने इतना बड़ा बांध बना दिया जो ब्रह्मपुत्र का पानी रोक रहा है। और जो पाकिस्तान पानी जा रहा है, यदि उसको रोकना है या पाकिस्तान को नुकसान करना था, उस पानी को रोकिए जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी 30% गिरेगी और हिंदुस्तान के किसानों की 40%, उसका कहीं जिक्र नहीं किया। इसलिए मैं फाइनली ये कहना चाहता हूं कि पोल्यूशन पे कुछ नहीं बोला गया, पौधारोपण पे कुछ नहीं बोला, और एजुकेशन में फीसें बढ़ाई उसके लिए कुछ नहीं बोला, और ये नहीं बोला कि हमने पूंजीपतियों को इतना कर्जा माफ कर दिया। किसान और मजदूर विरोधी बजट है ये, किसान और मजदूर विरोधी बजट है। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेश चौधरी जी, अच्छा जगदीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो अब क्या बोलूं। पहली बात तो है कि अब राधे श्याम जी जो है ना, राजनारायण जी को भी बीजेपी का प्रवक्ता बता देंगे, क्योंकि उन्होंने भी वही बात कर दी है डेवलपमेंट की। और भीमराज जी जो है वो बजट के ऊपर एक लाइन नहीं बोले। वो ये कह रहे हैं कि इस पे कुछ नहीं बोले, इस पे कुछ नहीं बोले, इस पे कुछ नहीं बोले, इस पे कुछ नहीं बोले। अरे सबसे पहले तो आप बोलो, 70 साल 50 साल 55 साल आपने राज कर लिया, ये सारी समस्याएं आपकी दी हुई हैं, अब तो निपटा जा रहा है उससे। तो 10 साल हो गए, जब मेरी बात सुनिए, जब किसान मजदूर न्याय मांगने जाते हैं तो लाठी गोली बंदूक से बात करते हैं, भूल गए क्या इस बात को? जब छात्र न्याय मांगने जाते हैं आप, जगदीश जी आप सीनियर पत्रकार हैं, आपको याद है किसान पानी मांग रहे थे गोलियों से बूंद रहे, भूल गए क्या आप लोग? सोयला के अंदर किसान पानी मांग रहे, गोलियों से बूंद रहे, गुर्जर न्याय मांग रहे, गोलियों से बूंद रहे थे, आरक्षण मांग रहे थे, गोलियों से बूंद रहे थे, सोयला के अंदर किसान पानी मांग रहे थे, गोलियों से बूंद रहे, कैसे भूल जाएंगे हम लोग? आप मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, मैंने 80% किसान बोला, सूरज जी ने बोला 60, मैं एक्सेप्ट कर लिया, पर इस तरह नहीं हो सकता उस आबादी को ठुकराया जाए हम चुप रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ, बात हो रही थी बजट पर, बात हो रही थी बजट पर, आप ये कह रहे हैं कि इस पे बजट में कुछ नहीं बोले, इस पे कुछ नहीं बोले, इस पे कुछ नहीं बोले, तो आप अपनी समस्याएं गिना रहे हो। ठुकराया जाएगा तो बोलना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है जगदीश। बजट नहीं है ये, पहली बात तो ये क्लियर करो, ये बजट नहीं है, सवाल पूछा जाएगा तो बोलना लेखानुदान है केवल। और मैंने सबसे पहले यही बताया था कि इसमें कोई सिचुएशन चेंज नहीं की गई है, न तो कोई राहत दी गई है और न किसी को राहत जो चल रही है उसमें कटौती की गई है। तो ये अंतरिम बजट है। दूसरा जो 3-4 मोटी मोटी चीजें आई थी वो मैंने आपको बताई थी, इसलिए आपको चाहिए, आपकी पौराणिक काल की समस्याएं हैं। और एक लाइन उसमें आती है कि किसानों को 12.5 लाख करोड़ सेठों का कर्जा माफ कर दिया। सेठों का कर्जा माफ नहीं हुआ, 14.5 लाख वो बैंकों का एनपीए है। आप भी अगर आपने भी लोन नहीं लौटाया है ना, तो आप भी उसके दोषी हैं। सेठों का एक पैसा उसमें माफी नहीं हुई है, आपको पता नहीं है? सर जी जो पैसे मेरी बात सुनो, गुजराती ले के भागे, उसका तो आना चाहिए। सुदेश जी को सुनते हैं, सुदेश जी को सुनते हैं। सुदेश जी मैडम,
मैं इतना ही देखिए, बहुत अच्छी राजनीतिक बातें हो रही हैं, मेरे को लग रहा है बजट की बात कम हो रही है। बिल्कुल, अगर इस बजट को दूसरे तरीके से कहा जाए तो ये ना राहत ना बोझ, बिल्कुल मर्यादित बजट है। किसी को छोड़ा नहीं गया है, किसी को दिया नहीं गया है, सिर्फ जो मर्यादा में रहकर वो पेश कर सकते थे वो उन्होंने किया है। रही बात इनकम के ऊपर, किसी ने बात की थी कि इनकम नहीं बढ़ी है। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 साल के अंदर जो टैक्स का कलेक्शन है वो 3 गुना हो गया है। भाई साहब, ये टैक्स आता कहां से, देता कौन है? जिसकी इनकम होती है वही तो टैक्स देता है। हम ही लोग तो टैक्स देते हैं और अलग अलग साधनों के ऊपर ही तो देते हैं। अगर हमारे वित्तीय साधन बढ़ रहे हैं इसीलिए तो टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है। छोड़ा जरूर है सरकार ने, छोड़ा भी इसलिए है कि बहुत सारे पुराने केसेस हैं जो तकरीबन 1 करोड़ केसेस हैं जो 1962 से लेकर अभी तक टैक्स की डिमांड पेंडिंग आ रही थी। उनके लिए इन्होंने जो 2009-10 से और 2010 से लेकर 14 तक के 10,000 और 25,000 की डिमांड है इनकम टैक्स में, उनको छोड़ी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, किसी का कोई पैसा माफ नहीं करता है सरकार। ये बैंकों का एनपीए होता है और एनपीए कभी खत्म नहीं होता है साहब। आप एक बार लोन लेकर देख लीजिए और वापस मत देना, आपको पता लग जाएगा कि आप दोबारा लोन लेने लायक रहते नहीं है। आदमी देश से भाग जाए, उसकी प्रॉपर्टी बेचकर उससे वसूल की जाती है। अब तो नए प्रोविजन आ गए साहब, उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी, उसके आगे की प्रॉपर्टी, उनके जो बच्चे हैं उनसे ये सारी वसूली की जाती है। जैसे आयकर की वसूली होती है वैसी लोन मेरे को नहीं लगता है सरकार ने किसी का माफ किया आज तक। अगर कोई लोन भारत में माफ हुआ है तो कृषकों का ही हुआ है, होना भी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर देश का बहुत बड़ा जिम्मेवारी और भार है। मैं अगर इंडिपेंडेंट वे में कहता हूँ, बजट मर्यादित है। जैसे राम जी मर्यादा में रहते थे, बिल्कुल, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज इस बजट के थ्रू, बहुत बड़ा मैसेज इस बजट के थ्रू मैडम ने दिया है, कॉन्फिडेंस। अगर कोई इस तरीके से इतना मर्यादित बात करता है तो इसका मतलब उनकी बहुत बड़ी रणनीति इसके पीछे काम कर रही है। 100% कॉन्फिडेंस है उनको कि हमारे यहाँ, अदरवाइज वो रेवड़ियां बांट के चले जाते मैडम। हर आदमी को कुछ ना कुछ दिया, इनकी शिकायत ही नहीं रहती कि हमें नहीं दिया। सुरेश जी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सुदेश जी और जगदीश जी को क्या, मैं इनका सम्मान करता हूं, ये बहुत सीनियर हैं, लेकिन 2-3 बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। एक बात ये अच्छी नहीं लगी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, मैं जनरल आदमी बोल रहा हूं, आज कांग्रेस ही नहीं हूं। कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी ने 49% एफडीआई की, तब वो बहुत बेकार थी, देश पे कब्जा हो जाएगा। अब 100% एफडीआई है, देश तरक्की कर जाएगा। एमपीए क्या होता है? जो व्यापारी फेल हो गया, जो पैसे चुकाने की हालत में नहीं है, वही हालत किसान की है, वही हालत गरीब की है। जो चुका नहीं सकता उसका पैसा माफ कर दिया, सुदेश जी ने घुमा के कह दिया। लेकिन हकीकत यह है कि उसमें उस गरीबड़े का परसेंटेज कितना है? जो 14,000 करोड़, क्या फिगर मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन उस गरीबड़े का, किसान का कितना हिस्सा है? और जगदीश जी भाई साहब, मैं आपको एक अनुरोध करूंगा कि अन्न पैदा करने वाले ने अगर मुंह फेर लिया ना, तो सोना भी काम नहीं आएगा, सड़क भी काम नहीं आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काम नहीं आएगा। और मैं किसान का बेटा हूं, वो जाखड़ तो सही कह नहीं पाया, हमारा बेटा कृषि नहीं करना चाहता। वो इसलिए नहीं करना चाहता कि वो सौदा फायदे का नहीं है। तो अगर इस किसान के 2,000 यूनिट माफ कर रहे हैं तो इससे देश की तरक्की नहीं रुकेगी। उसको 100 यूनिट फ्री में नहीं, उसका विधि विधान अलग हो सकता है। उस कंपनी को नुकसान नहीं करना चाहिए था, 100 गलत को अपने और खजाने से पैसा उस कंपनी में देना चाहिए था। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में है, वो नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं प्लानिंग से भी सहमत हूं, लेकिन किसान को संभालो, वरना जो लाल गेहूं खाए थे ना अमेरिका से, जो समुद्र में डाले जाते थे, वो खाने पड़ेंगे भाई साहब। मेरा तो ये किसान की विभूति बहुत जरूरी है इस देश में। जगदीश जी, संक्षेप में प्लीज। एक लाइन में सुरेश जी को बता देता हूँ। देखो सुरेश जी, पहली बात तो ये है कि ये किसान की इतनी महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं है। जैसे बाकी लोग सर्विस करते हैं, अपना अन्न उपजाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। दुनिया में 40 के करीब देश ऐसे हैं जहां पर कि अन्न पैदा नहीं होता है, वहां किसान नहीं है, वहां भी लोग रहते हैं, एक नहीं खा रहे हैं, एक नहीं।
कैसे खा रहे हैं? 150 करोड़ नहीं है वहाँ, नहीं डराओ मत लोगों को, नहीं है वहाँ, डराना नहीं। आपने ये कहा ना, तो आप जो आंकड़ेबाज बैठते हो ना, ये इस आंकड़े को सुधारो। उसकी 1 घंटा की 100 रुपए, आप तो 1 दिन का 100 रुपए दे दो उसकी मजदूरी। 800 नहीं चाहिए, 500 नहीं चाहिए। परिवार के, किसान के बेटे की श्रम का, मेहनत का 100 रुपए दे दो 1 दिन का, किसान संतुष्ट हो जाएगा। करवा दो सरकार से। मैं कह रहा हूं, आप आज एक नोट भेजो, हमारी चैनल पे बहस हुई, मीना जी को साक्षी बनाओ, सबको, बीजेपी वाले भाई विकास जी को भी साक्षी बनाओ। और सुनो भाई साहब कहना, ना भाई साहब कहना, किसान कोई जात नहीं है। अभी ये परंपरा गलत हो गई जगदीश जी भाई साहब, सोच गलत हो गया। किसान जाट ही नहीं है, ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, किसान शब्द अलग है। इस जाट को किसान समझ लिया, इसीलिए अत्याचार होने लग गए। राजनारायण जी, मेरा इसमें एक मैं कड़ी जोड़ना चाहूंगा कि अगर हम गरीबी की बात करें तो देखिए, डेमोग्राफी को इग्नोर नहीं कर सकते। जो जनसंख्या पैरेलल बढ़ रही है, और अभी जो सरकार का विजन है, हर चीज के साथ साथ व्यक्तिगत योजनाएं अपनी जगह उनका महत्व है, लेकिन बुनियादी सुधार के जरिए एक ऐसे अवसरों को पैदा कर रही है। जो कृषि में बेरोजगारी है, वो छुपी हुई बेरोजगारी है श्रीमान। नरेगा की मिट्टी खुदाने से काम नहीं चलेगा। आज जमाना नरेगा की मिट्टी तो जेसीबी भी खोद सकती है। आप गलत बयान कर रहे हैं। कर्से की नहीं है मिट्टी डालने वाला। आप जब थे तो कितने स्टॉल भरवाते थे वो बताओ। अब भाषण देने से नहीं होगा टीवी पे, ना गरीब पे, आपको गरीब पे आज शर्म कैसे नहीं होगा? मेरी बात सुनिए, मिट्टी डाल के आए, मेरी बात सुनिए, बताइए, सर पे रखो और डाल के आओ तो पता चलेगा। स्टाइल में पता नहीं चलता, उनको पता चलता कैसे। अरे भीमराज जी, सुरेश जी, आप तो एकदम बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आप तो इतने मैच्योर लोग हैं। आप सुनिए तो सही। किसान और मजदूर के बाद विरोध करेंगे, हम नहीं सुन सकते। विरोध नहीं कर रहे हैं। हमें भी किसान के किसान और मजदूर में जो विरोध में बोलेगा वो हम नहीं सुन सकते। तब मैंने आपको कहा था, आप सुनिए, मैं पक्ष में बोल रहा हूँ, मैं पक्ष में बोल रहा हूँ, आप सुनिए, आप मुझे मौका दीजिए। देखिए मीना जी, हम उनके सपनों को इग्नोर नहीं कर सकते, हम उनके भविष्य को इग्नोर नहीं कर सकते। हम केवल उनको कंटिंजेंसी प्लान देकर के संतुष्ट रखेंगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, और किसान का भला नहीं होने वाला है, मजदूर का भला नहीं होने वाला है। उनको स्किल्ड करना है। का देश है, देश तो राम का देश है। ये तो ऐसे बढ़ता है, आगे भी बढ़ेगा। नहीं, इसको अंग्रेज में लूट लेंगे, गरीब नहीं हुआ। ये देश राम का देश है, उसकी जो मर्यादाएं हैं, उनका जो शक्ति ये सुनना नहीं चाहते, देश में पड़ा वही कह रहा हूँ, वो चैतन्य कभी खत्म नहीं हो सकता। ये जिसमें आप जैसे अधिकारी रिकॉर्ड चला देते हैं, फिर भी मजदूर की बात होने लगे तो बीजेपी प्रवक्ताओं के पेट में दर्द होने लगता है। देखिए, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, शर्मा जी से लैंड होल्डिंग्स जो है लगातार छोटी होती जा रही है। कभी जिंदगी में रिश्वत नहीं ली हो ना, तो किसानों मजदूर के हाँ, मैंने नहीं लिया। मेरे ऊपर टिप्पणी मत करिए, मेरे ऊपर टिप्पणी मत करिए। मैं ये नैतिक साहस रखता हूँ। जैसी लाल फीता आप जैसे बर्बाद किया है ना। सुनिए, ये आप गलत बोल रहे हैं, तो किसान का मरे। अरे मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैंने हल चलाया है, कीली टांगी है, मैंने कीली टांगी है। आप मेरे ऊपर टिप्पणी न करें, मेरे ऊपर टिप्पणी न करें। ब्यूरोक्रेट समझ रहे हैं, मेरी बात समझिए। हल नहीं चलाया, गरीब परिवार पानी आता तो गांधी नहीं करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल के बताया है। जालिम का तरफ करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उनका स्किल अपग्रेडेशन करना जरूरी है, सर्विस
सेक्टर में उनको अपग्रेड करके भेजना जरूरी है। प्रवक्ता को आप बुलाती है, और मैंने आपको पहले कहा था कृषि विशेषज्ञ बुलाते हैं, किसान नेता को बुलाते हैं, तो बजट को आपको मैं देखने मिलता है। आपने मीना जी उनको नहीं बुलाया, मैं आपको पहले आते ही बोला था कि कृषि विशेषज्ञ और किसान नेता बुलाते तो आपको आईना दिखाते हैं बजट का और पता चलता, और ये बता रहे हैं उनका जवाब अच्छे। और जब एक सेकंड में कहना चाहता हूँ, आप किसान जो एक सेकंड पूरा करें, माइनस प्लीज आप कार्यक्रम को पूरा लिंक खोलकर देखिएगा, फिर देखिएगा आपका व्यवहार। आपसे ये अपेक्षित नहीं है भीमराज जी, कोई दूसरा मेहमान बोल रहे हैं तो आप जो बोल रहे हैं वो सही थोड़ी है, आप दूसरों को भी सुनिए। हम तो उस समाज में रहते हैं जहां सभी पक्षों को सुना जाता है और सभी पक्ष अपनी अपनी जगह सही होते हैं, और इसी सिद्धांत के चलते हिंदुस्तान दूसरे देशों से अलग है। तो प्लीज जब आप बोल रहे हैं तो दूसरे सुन रहे हैं ना, तो आप भी पेशेंस रखिए। राजनारायण जी कोई बात बोल रहे हैं उनका पक्ष सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैंने कार्यक्रम का समय बढ़ाया 10 मिनट, 7 मिनट, उसके बाद भी आपका चिल्लाना बंद नहीं हुआ। ये गलत बात चिल्लाया नहीं, मैंने सही बात की है कि किसान का बेटा बॉर्डर माइनस सियाचिन में बैठा है और किसान बॉर्डर उसका विरोध कर रहे हैं, कैसे सुन? सही और गलत आप तय नहीं करेंगे भीमराज जी कार्यक्रम में, प्लीज। कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहा, मैं बात का विरोध कर रहा हूँ। कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बात का विरोध कर रहे हैं जो बोला गया। आपकी बात दूसरे सही माने, इतना खुद को मजबूत बनाइए, खुद के विचारों को भी, और राजनारायण जी को एकदम शांति से सुनेंगे, बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बोलिए राजनारायण जी। देखिए मीना जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी प्लानिंग होती है, बजट आता है, उसमें आय व्यय के साथ साथ डेवलपमेंट की स्कीम लाई जाती हैं, जो पर्सपेक्टिव प्लानिंग को भी लेके चलती हैं। आज हम 10 साल बाद हमारी आबादी कितनी बढ़ जाएगी, हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें छिपी हुई बेरोजगारी है, और अब अगर हमको स्किल को अपग्रेड नहीं करेंगे, उनके जो जनरेशन्स हैं, अभी आपने बताया, आप में से बहुत प्रबुद्ध हैं प्रवक्ता, उन्होंने बताया कि हमारा बेटा खेती नहीं करना चाहता। मैं भी किसान का बेटा रहा हूं, मैंने हल जोते हैं, मैंने कीली लगाई है, और मैं आपको विनम्र निवेदन कर दूं कि मैं उन ब्यूरोक्रेट्स में से नहीं हूं जिनके बारे में उंगली उठती है। मेरा साफ सुथरा स्वर्णिम रिकॉर्ड रहा है और मैंने सामाजिक सेवा की है। मैं आपको विनम्रता से बताता हूं, ये सही है कि आम छवि यही है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। अगर मैं उनमें से होता तो यहाँ नहीं बैठा होता, और मेरे में साहस नहीं होता इतनी बात करूं। एक बात और भी है राजनारायण जी, और ये बात सभी मेहमानों पे उतनी समान रूप से लागू होती है कि एक तो आप दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाइए, और सीधे ही उठा दी, बिना आंकड़ों के, बिना किसी मेरे को जानते तक नहीं है, केवल ब्यूरोक्रेट होने का मतलब ये हो गया। राजनारायण जी, आपको स्पष्टीकरण देने की भी जरूरत नहीं है, आप इतने नहीं, मुझे थोड़ी ठेस लगी, मुझे ये लगी कि मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। मेरा निवेदन ये है कि हमें पर्सपेक्टिव राजनारायण जी मेरे भी बीच में बोलने की आदत नहीं है, लेकिन आप नरेगा में मिट्टी डालने वाले का पराती से मिट्टी डालने वाले व्यक्ति पे भी अगर आरोप लगाते हैं तो शायद कहीं आपके विजन और सोच में अंतर तो है। मेरी सहानुभूति है, मैंने खुद मिट्टी डाली है एसडीएम रहते हुए। आपने पहला आरोप यही लगाया, हाँ, आपने पहला आरोप यही लगाया। मैंने ये कहा, मैंने ये कहा कि हम उनसे दशकों तक मिट्टी नहीं डलवा सकते, मेरा ये कहना था। एयरपोर्ट का विरोध नहीं है, एयरपोर्ट से टूरिज्म बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, से भी तरक्की करेगा, लेकिन किसान के तरक्की नहीं कर सकता। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज टीम ध्यान, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना, आज हम चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और न्यूज़ 24 पर एक अनुशासन के साथ हम चर्चा करते हैं, इस विश्वास के साथ कि जनता के सामने जिस मुद्दे को हम रखते हैं उसके सभी पक्षों को जनता विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से सुने, ताकि उन सब पक्षों को जाने और उसके बाद फैसला करे। सरकार भी उन कामों पर, उन योजनाओं पर अमल करे जिनकी प्रदेश में जरूरत है, और विपक्ष सरकार को लगातार जगाते रहने का काम करे। न्यूज़ 24 पर कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।